जोर। और अब खास बात की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले में रजिस्ट्री से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से पूछा है कि अगर खत 12 जुलाई को लिखा गया था तो हमारे सामने क्यों नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला इंतहाई संजीदा है, इस सिमत में फौरी मुस्बत कदम उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट खत के ताल्लुक से कल समाअत करेगा। उन्नाव रेप के मामले में पीड़ित परिवार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखे गए पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से सख्त लहजे में यह पूछा है कि हमें मीडिया द्वारा यह पता चलता है कि उनको पत्र लिखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए पत्र को अभी तक उन्हें क्यों नहीं दिया गया, यह सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पूरे मामले पर कल सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट भी मांगा है और यह पूछा है कि उनको लिखे गए पत्र को कल तक उन्हें क्यों नहीं दिया गया। हालांकि अब यह पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है और देश की सबसे बड़ी अदालत कल इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाली है। देखना काफी अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस पूरे मामले पर अपना क्या कुछ जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने दाखिल करते हैं। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तलाक सलासा बिल पर दारुल उलूम ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। दारुल उलूम देवबंद ने सदर जमहूरिया को खत लिखकर अपील की है कि तलाक सलासा बिल पर दस्तखत से पहले बिल पर नजरसानी के लिए इसे एक बार फिर पार्लियामेंट में भेज दें। दारुल उलूम के मुहतमिम मौलाना अब्दुल कासिम ने बिल को शरीयत में मदाखलत से ताबीर किया, बिल को गैर आईनी बताया और कहा कि तलाक सलासा बिल को मुसलमानों पर जबरन थोपा गया है। उन्होंने मुस्लिम तंजीमों से अपील की है कि बिल को रोकने के लिए आईनी रास्ता तलाश करें। तलाक का बिल जो कल राज्यसभा में से पास कर दिया गया था, उसके बारे में दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नोमानी ने जो है राष्ट्रपति जी को जो है एक लेटर जारी किया है। उसमें यही लिखा है कि जो 3 तलाक का बिल उन्होंने पास किया है तो उसको पास करने से पहले, उस पर दस्तखत करने से पहले उसको दोबारा पार्लियामेंट में भेज दिया जाए और उस पर नज़रसानी की जाए, गौर की जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में हर मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब के ऊपर जो है अमल करने की पूरी आज़ादी है। उसमें साथ साथ में मोहतमिम साहब ने ये भी लिखा है कि जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं कानून के दायरे में रहते हुए जो वो हुकूमत हिंद से जो है शरीयत के मुताबिक जो है ऐसा कानून बनवाएं कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, शरीयत के मुताबिक कानून हो, जिससे जो है मुसलमानों को कोई तकलीफ़ का सामना ना हो। तलाक सलासा के खिलाफ कानून बनाए जाने पर तालीम याफ्ता मुस्लिम खवातीन ने अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इलाहाबाद में आला तालीम याफ्ता तबके से ताल्लुक़ रखने वाली बाज़ मुस्लिम खवातीन ने तलाक सलासा के खिलाफ कानून बनाए जाने पर मोदी हुकूमत की जमकर तारीफ़ की। इन खवातीन का कहना यही है कि मुसलमानों को इस कानून की मुखालिफत इस बुनियाद पर नहीं करनी चाहिए कि इसको बीजेपी हुकूमत ने पास कराया है। वहीं कुछ मुस्लिम खवातीन ने इस बिल को गैर ज़रूरी करार देते हुए इसको मुस्लिम खवातीन के मजहबी हुकूक के खिलाफ करार दिया है। समाप्त हो जाएगी। 3 तलाक एक बहुत बड़ी कुरीति की तरह थी हमारे समाज में कि मुस्लिम महिलाएं तलाक के नाम पे 3 बार वैसे मर्द बोल देता था कि 3 बार तलाक हो गया उनका, अब वो अपने घर चली आती थी कि हमारा तलाक हो गया। भाई उनको तरीके नहीं पता थे, उस तरीके पे प्रतिबंध लगाया है। शायद ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं या महिलाएं नहीं समझ पा रही हैं। अभी समझाने की इस पर ज़रूरत है कि जो तरीके गलत थे कि एक बार में वन टाइम में जो बोल देते थे 3 बार तलाक, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अच्छा किया है इस सरकार ने, बहुत अच्छा किया हमारे साथ। मैं तो मानती नहीं कि मुस्लिम माशरे में इतनी ज़्यादा तलाक़ें होती हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि मैंने भी और सारे ही रिलीजन्स के बारे में जानकारी हासिल की है और रिलीजन्स में हम लोग के मुकाबले 70-80% ज़्यादा तलाक़ होती है। इसलिए खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर हम क्यों ये सरकार इसके पीछे क्यों पड़ी है कि मुस्लिम तलाक़ के बारे में ही उसको एक मुद्दा मिल गया है। मुस्लिम महिलाओं को कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि मैं समझती हूँ कि आगे चल के औरतों के लिए ही ये परेशानी का सबब बनेगा। क्योंकि जब एक मर्द तलाक दे करके जेल चला जाएगा तो उसके बाद फिर उनकी परवरिश कौन करेगा आगे, या तो फिर औरत को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। राहत तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। ये कानून बस सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है
जो बिला वजह ही उठाया जा रहा है, क्योंकि जब कुरान में इसके लिए एक कानून है, एक मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक कानून है, तो हम उस कानून से ही चलना ज़्यादा बेहतर है। हम इस कानून के बिल्कुल विरोध में हूँ, इसलिए कि देखिए, चाहे कुरान, वेद, पुराण, उपनिषद जो भी है, ये हमारे आप जैसे आम लोगों की बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं। इसमें जो भी रूल और नियम है उसको पहले गहराई से समझने की ज़रूरत है और उसको फॉलो जो ना करे उसको सज़ा देनी चाहिए। ये बिल सरासर गलत है, क्योंकि हमारे इस्लाम में पहले से कानून मौजूद है, और ये 3 तलाक एक बार में होती भी नहीं है। ये तो हमारे शरीयत में है। जिनको जानकारी नहीं है, इसीलिए ये गलत बातें सामने आ रही, ना उन औरतों को जानकारी है ना मर्दों को। राज्यसभा में तलाक सलासा बिल मंजूर होने के बाद भी मुस्लिम समाज के अलावा गैर मुस्लिम अफराद भी मिले जुले तासुरात का इजहार कर रहे हैं। बिल के कानून बनने की राह हमवार होने के बाद जहां 3 मुतल्लिका खवातीन खुश हैं, वहीं कई गैर मुस्लिम अफराद भी इस मसले को महज सियासी खींचतान करार देते हुए मजहबी मामलों में गैर ज़रूरी मुदाखलत करार दे रहे हैं। कल राज्यसभा से भी 3 तलाक सलासा बिल मंजूर हो गया है राज्यसभा में भी, और अब ये कानून बनने के प्रोसेस में है। तो ऐसी मुतासिर ख़वातीन जो हैं वो बहुत खुश हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन जिन्होंने ये दर्द झेला है, उनमें से एक सिमरन है जिनका ताल्लुक़ भोपाल से है। आज वो हमारे साथ हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी वो 2 साल 3 साल की ज़िंदगी गुजारी है 3 तलाक के बाद, और फिर उन्होंने अपने शौहर से निकाह किया, और ये प्रोसेस जो एक रहा बहुत तकलीफ़ दे रहा। ख़ुद उनकी ज़ुबानी आप सुन सकते हैं कि क्या परेशानियां उन्होंने झेली हैं। शौहर ने मेरे गुस्से में 3 तलाक दे दिया था, एक ही बार में 3 तलाक दिया और मुझे छोड़ के चले गए। वो चीज़ें मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत मतलब दर्दनाक है, बहुत खौफनाक है। मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाऊँगी मरते दम तक। और इसके बाद एक और प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं हलाला, उस प्रक्रिया से भी मुझे गुज़रना पड़ा, जो कि बहुत हम लोग के लिए शर्मनाक है, बहुत दुखदायक है। ये पल, वो लम्हा कि मतलब ये रूल्स नहीं होना चाहिए और हमारे कुरान में नहीं है। और ये मौलवी मुल्ला जो हैं हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको हलाला करना है नहीं तो आपको दोज़ख मिलेगी। इस्लाम के को बीच में लाके हम लोग का माइंड वो लोग वॉश करते हैं। इससे मुझे बहुत दिक्कतें हुई हैं, मेरी लाइफ बहुत तबाह हुई है। फिर भी मेरे शौहर ने मुझसे दोबारा निकाह किया है, क्योंकि हम लोग अपना घर बचाना चाहते थे, अपनी गृहस्थी, मतलब हम लोग, हमारे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। अभी ये बिल राज्यसभा से भी मंजूर हो गया है और अब कानून बन जाएगा राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद। आपको कैसा महसूस हो रहा है, या फिर आप अपनी जैसी दूसरी जो औरतें हैं जिन्होंने ये दर्द झेला है, उनके लिए किस तरह से आप खुश हैं? जेंट्स को जो 3 साल की जो सज़ा है, सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि उन लोगों को दिल में डर पैदा होगा कि हम लोग अगर तलाक देंगे तो हमें सज़ा होगी। सारी मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। न जाने कितनी लड़कियाँ ये तो बोल रही है मीडिया के सामने आके, बहुत सारी लड़कियां जो बोल नहीं पाती हैं लोक लाज की वजह से, या उनसे बोलना नहीं आता, अपने जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन वो बहुत खुश है, दुआएं दे रही हैं कि कम से कम हमारे लिए, हमें इस दंड से छुटकारा तो मिला। कल को तो वो हमें भी आवाज़ उठाएंगे। हम एक तरफ ये कहते हैं कि 4 विवाह जो है अनुचित है, हमें इस बात से, हमारे हिंदू धर्म में भी तो बहु विवाह के भरा पड़ा है और बहु विवाह के तर्क हैं। अगर हम इन बातों को देखेंगे तो ये बहुत गलत बात होगी। हमारे महान भगवान श्री राम के पिता के 3 रानियाँ थीं, तो हम किसी के धर्म में जो है हस्तक्षेप करें, ये बिल्कुल जो है ये ऐसा ही सुनता है। अगर उसमें कोई खराबी होगी तो वो अपना आवाज़ उठावे अपने धर्म के सामने। अब ये केवल कुछ चुनिंदा वोटों को हासिल करने के लिए हम इस तरीके की बातें करें। बात वही है कि इन बातों से हिंदू वर्ग को बेवकूफ़ बनाना कि देखो हम मुसलमानों का जो है अंकुश लगा रहे हैं, इनके विरुद्ध कानून बना रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है। तलाक बिल की मंजूरी के बाद से मुस्लिम तंजीमों और दानिशवरों का रद्द-ए-अमल जारी है। कानपुर की मुस्लिम तंजीमों ने भी बेकनगंज में तलाक सलासा बिल की मुखालफत में एहतजाज किया और तलाक सलासा बिल को शरीयत में मदाखलत से ताबीर किया। तलाक बिल की प्रतीकात्मक प्रतियों को जलाकर हमने केंद्र सरकार को ये चेताने का काम किया है कि हमारे धार्मिक मामलों में वो केंद्र सरकार, भारत सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। हमें किसी भी प्रकार का उनका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। 3 तलाक बिल एक काला कानून है, क्योंकि हमारी शरीयत, हमारा कुरान और हमारी हदीस जो हमें इजाज़त देती है, जो हमें तहजीब और तरबियत देती है, हम उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाते हैं और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं।
तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास होने के बाद अलीग बरादरी समेत अलीगढ़ की सरकर्दा शख्सियात ने बिल पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। बिलखुसूस तालिबात ने बिल की खुलकर मुखालिफत की है। सबके विश्वास की बात कही थी, मुसलमानों का विश्वास अगर जीतना है तो 2.5 करोड़ औरतों ने सिग्नेचर करके बाकायदा ये बात कही लॉ कमीशन से कि हम अपनी शरीया में, अपने पर्सनल लॉ में कोई मुदाखलत नहीं चाह रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया तो तलाक तो वाकई ही नहीं होगी। जब तलाक नहीं वाकई होगी तो सज़ा का प्रावधान क्यों लाया गया, सज़ा क्यों 3 साल की मुकर्रर कर गई। तानी अवाम के सामने बहुत सारे मसाइल, मुझे लगता है कि ज़हनी जो रुख है उसको मोड़ने के लिए इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान किस तरह आगे बढ़े, हमारा हिंदुस्तान किस तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल हो, उस पर। और इस वक्त की अहम खबर, धरने पर बैठे हैं अब्दुल्ला आजम खान अपने हामियों के साथ। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हैं अब्दुल्ला आजम खान। आपको बताएं कि अब से कुछ ही देर पहले अब्दुल्ला आजम खान को रिहा किया गया है। सरकारी काम में रखना डालने के इल्ज़ाम में अब्दुल्ला आजम खान को हिरासत में लिया गया था। तो एसपी के रुकन पार्लिमान आजम खान के फर्जंद हैं अब्दुल्ला आजम खान, और अब वो धरने पर बैठे हैं अपने हामियों के साथ। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर धरने पर बैठे हैं। अब से कुछ ही देर पहले अब्दुल्ला आजम खान को रिहा किया गया है। सरकारी काम में रखना डालने के इल्ज़ाम में अब्दुल्ला आजम खान को हिरासत में लिया गया था। तो मोमबत्ती लेकर जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर धरने पर बैठे हैं अब्दुल्ला आजम खान अपने हामियों के साथ। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हैं अब्दुल्ला आजम खान। तो आपको बताएं कि आजम खान के फर्जंद अब्दुल्ला आजम खान को जाती मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। अब्दुल्ला आजम को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में तलाशी में रुकावट डालने पर तहवील में लिया गया था। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम खान पर पासपोर्ट के लिए जाली दस्तावेज पेश करने का भी इल्ज़ाम है। कुछ रोज़ कबल एक मकामी बीजेपी लीडर की शिकायत पर अब्दुल्ला के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा इमरानियात यानी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में अब एमए के तलबा व तालिबात को एक इख्तियारी मजमून के तौर पर 3 तलाक से मुताल्लिक़ तालीम फराहम की जाएगी। तलाक़ सलासा पर कानून बनाने से क्लासेस में पढ़ाने तक के पीछे क्या ज़हनियत काम कर रही है, ये अहम सवाल है। ये सरकार की मुस्लिम ख़वातीन के साथ हमदर्दी है या अक़लियत के खिलाफ कोई साजिश? देखते हैं लखनऊ से तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। बना में हमदर्दी और तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम ख़वातीन के लिए तलाक़ सलासा पर कानून वज़ा किया जाना और नई नस्ल के लोगों को इससे वाकिफ़ कराना कितना ज़रूरी है, ये बीजेपी हुकूमत से बेहतर शायद कोई नहीं समझ रहा है। शरीयत के जानकार, उलमा और दानिश्वर सब एक तरफ और मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली एक तरफ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में एमए की तालिबात के लिए बाकायदा इसका नज़्म कायम किया जा रहा है कि तलबा व तालिबात को तलाक व 3 तलाक के साथ साथ कुछ और ज़रूरी मालूमात भी फराहम की जाए। ये काम बना में बेदारी और हमदर्दी किया जा रहा है। विवाह में उसमें भी जैसे कि साहबानु केस है, जैसे कि हमारी ट्रिपल तलाक के लिए सरकार और राजनीतिक दलों का जो पहल है वो भी एक विषय की वस्तु के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का कानूनी जामा जो पहनाया जा रहा है उसके ऊपर विद्यार्थियों को, एमए विद्यार्थियों को एक ऑप्शनल पेपर के रूप में उनको संवेदनशील कराया जा रहा है। जिस अंदाज से तलाक पर कानून बनाने से पढ़ाने तक की तदबीरें की जा रही हैं, इससे अक़लियती तबके में बेचैनी व इश्तियाल साफ जाहिर है। ये अलग बात है कि लोग खामोश हैं या मुहतात गुफ्तगू करते हैं।
मुस्लिम औरतों का मामला है, उनके लिए अगर इतनी फ़िक्र की जा रही है तो दीगर समाज के जो तबक़ात हैं उनके लिए भी उतनी ही फ़िक्र होना चाहिए, वरना ये पिक एंड चूज़ का मामला जो है ये इससे गवर्नमेंट की नीयत पर सवालिया निशान लगने लगते हैं। लोगों में इसकी अवेयरनेस फैलाना चाहिए था, उन स्लम एरियाज़ में जहाँ लोगों को नहीं पता है वहाँ ले जाना चाहिए था। कॉलेज में आप यूनिवर्सिटी में अगर ले जा रहे हैं तो उसमें तो कुछ एक मुट्ठी भर लोग ही उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। मुस्लिम तबके की तालिबात मानती हैं कि ये एक मनफी अमल है। सरकार को खवातीन की बहबूद व तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो करना चाहिए था वो तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन अक़लियत की तौहीन और मुस्लिम खवातीन को मजीद परेशान करने के लिए ये सब किया गया है। तलाक हो जाएगा तो उसका जो हस्बैंड होगा जब वो जेल चला जाएगा तब भी तो उसका जो लेडी होगी उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होगा, उसके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं होगा, तो भी ये कोई उसके लिए एक सोल्यूशन तो है नहीं। अक़लियती तबके के लोगों को न यूनिवर्सिटी में तलाक़ सलासा पढ़ाने पर कोई एतराज़ है न कानून बनाने पर, लेकिन सवाल लगाए जा रहे हैं हुकूमत की नीयत पर। लोग मानते हैं कि हुकूमत की नीयत साफ़ नहीं है, शायद इसी वजह से कि जो बहुत ज़रूरी और अहम मसाइल थे वो तो नज़रअंदाज कर दिए गए हैं और सिर्फ 3 तलाक पर कानून भी बनाया गया है और उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जा रहा है। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। अक़लियतों और दलितों के साथ होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के ख़िलाफ़ उठने वाली सेकुलर आवाज़ें दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। ख़ासतौर से हुजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ सेकुलर ताकतों का कोई मजबूत मुहाज़ न होने से फ़िरक़ा परस्तों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। अक़लियतों के आइनी और समाजी हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें भी ये तस्लीम करने लगी हैं कि सेकुलर तंजीमों और दानिश्वरों के खामोश रहने से मुल्क की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। पेश है ये खास रिपोर्ट। अभी चंद साल पहले तक मुल्क में सेकुलर और जमहूरी ताकतें काफ़ी मजबूत तस्वुर की जाती थी। कलबुर्गी, दाभोलकर और गौरी लंकेश के कत्ल के खिलाफ इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने पूरे मुल्क में ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज कराया था, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हुजूमी तशद्दुद और मजहबी मुनाफरत के खिलाफ सेकुलर तंजीमें अब पीछे हटती नजर आ रही हैं। समाजी तंजीमें भी इस बात को तस्लीम करती हैं कि हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ जिस तरह की पहल होनी चाहिए वो पहल अभी तक नहीं हो पाई है। अभी तक कोई व्यापक पहलकदमी नहीं हो पाई है, ये एक सीरियस इशू है। तो और इसका एक जवाब तो हो सकता है कि कानून बनाए जाएं या पुलिस को कुछ अधिकार दिए जाएं या इस तरह की, लेकिन दरअसल बात है कि जिस तरह के संकीर्ण और सेक्टेरियन पॉलिटिक्स की वजह से ये पैदा हुआ है, उस पॉलिटिक्स को हमको सड़क पे चैलेंज करना है। समाज में ये जो जहर फैला है, जिन्होंने जहनियत को इतना जहरीला किया है, उसके खिलाफ बहुत ही मजबूती से काम करना होगा। अगर हम वहाँ तक अपनी पैठ नहीं बनाएंगे, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं और इस तरह से उसका वो बढ़ता जा रहा है, तो लोगों के दिमागों को साफ करना ये बहुत ज़रूरी है। माजी में अक़लियतों और दलितों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद के खिलाफ समाजी तंजीमों ने सड़कों पर खुलकर एहतजाज किया था। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, PUCL, जागृति समाज, जन संस्कृति मंच, आयसा और सहमत जैसी सरकर्दा तंजीमों ने खुलकर अपना एहतजाज दर्ज कराया था। मारूफ तारीखदां और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रतन लाल हांगलू इन हालात से मायूस नहीं हैं। उनका कहना है कि मुल्क के बदले हुए हालात पर दानिश्वरों को मिल बैठकर हल तलाश करना चाहिए। तो इस वजह से हमारे यहाँ बैकफुट पर नहीं गया, लेकिन एक डिमोटिवेशन सा पैदा हो गया है जो बहुत ख़राब है, क्योंकि डिमोटिवेशन इंटेलेक्चुअल क्लास में नहीं आना चाहिए। इंटेलेक्चुअल क्लास को बात करनी चाहिए कहाँ पे खराबी है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। अब खाली हम दोष देते रहें, साहब ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, उससे काम नहीं चलेगा। अगर खराबी है तो बताइए कहाँ खराबी, इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि देश तो सबों का है, देश सबों का है। तो इसलिए जो है बैकफुट पे तो मुझे नहीं लग रहा है। इंटेलेक्चुअल्स की भी अपनी एक प्लानिंग होती है। गरचे बेशतर मौक़ों पर सेकुलर तंजीमों ने सड़कों पर निकलकर अपना एहतजाज दर्ज कराया है। मकामी पुलिस इंतजामिया ने एहतजाजी जुलूसों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन इन तंजीमों ने अपनी साबित कदमी का सबूत देते हुए एहतजाज जारी रखा था। इन सब के बावजूद
तंजीमों के दरमियान इत्तेहाद न होने और आपसी बिखराव की वजह से इसका जो असर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऐसे में जब तक सेकुलर और जमहूरी ताकतें मजबूत और मुत्तहिद नहीं होंगी, उनकी आवाज़ सदा बसेहरा साबित होगी। इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। और अब खास बात बिहार की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में अक़लियती स्कूल एक बार फिर नजरअंदाज। बिहार हुकूमत रियासत के स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए दे रही है रकम, ताहम अक़लियती स्कूलों को किया गया पूरी तरह नजरअंदाज। पटना पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा, अपने पुलिस साथी की नहीं कर सके शिनाख्त, लावारिस लाश समझकर अदा की गई आखिरी रसूमात, अहले खाना को नहीं दी इत्तला। IRCTC टेंडर घपला मामला, 5 अगस्त को होगी सुनवाई। CBI और ED ने कोर्ट में आज रखा अपना मौका। झारखंड में फिर सामने आया नाक़िस तिब्बी निज़ाम। रांची सदर अस्पताल में कराहती रही एक खातून, नहीं मिला स्टेचर। और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी आज से मिशन कश्मीर पर 15 दिनों तक विक्टर फोर्स के साथ करेंगे ट्रेनिंग। बिहार हुकूमत रियासत के अक़लियती स्कूलों को स्मार्ट नहीं मानती है, इसलिए हुकूमत के स्मार्ट क्लास की स्कीम में रियासत के अक़लियती स्कूलों को शामिल नहीं किया गया। खास बात यह है कि रियासत के 3000 से ज़्यादा स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने के लिए हुकूमत रकम दे रही है, लेकिन अक़लियती स्कूलों को इस मंसूबे से अलग रखा गया है। आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। ये पहला मौका नहीं है जब बिहार के अक़लियती स्कूलों को नज़रअंदाज किया गया है। रियासत में महज 72 अक़लियती स्कूल हैं, लेकिन एक भी स्कूल को स्मार्ट क्लास बनाने के लिए रकम नहीं दी गई है। हुकूमत रियासत के 3106 स्कूलों को स्मार्ट क्लास के तौर पर अपग्रेड कर रही है, जिस पर 27 करोड़ 95 लाख 40 हज़ार रुपया खर्च होना है। हालत यह है कि पटना में सिर्फ 16 अक़लियती स्कूल हैं, लेकिन पटना के भी एक अक़लियती स्कूल को स्मार्ट क्लास के नाम पर रकम नहीं दी गई। हुकूमत की इस पॉलिसी पर अक़लियती स्कूलों के इंतजामिया सख्त हैरान है। 100% हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, फिर भी सरकार का रवैया हमारे बीच ठीक नहीं है। जितनी भी सुविधाएं हैं वो सरकार राजकीयकृत और अन्य विद्यालयों को देती है, अल्पसंख्यक विद्यालयों को नहीं मिलती है। 3106 स्कूल को इन्होंने सिलेक्ट किया। पटना में पहले चरण में 145 स्कूल को इन्होंने सिलेक्ट किया, उसमें एक भी अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं है। पटना में 18 स्कूल है, 1, 2, 3 को भी दे देते, और फिर उन्होंने कहा कि हम इसको 254 कर रहे हैं। 254 में भी एक अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं। ये बहुत अफसोसनाक है। 15 अगस्त को वज़ीर आला स्मार्ट क्लास की इस स्कीम का इफ्तिताह कर सकते हैं। इस स्कीम में शामिल पटना के सभी स्कूलों को पैसा फराहम करा दिया गया है। 31 जुलाई तक स्मार्ट क्लास से मुतालिक तमाम चीजों को खरीदने का हुक्म भी दे दिया गया है। स्मार्ट क्लास के लिए 49 से 55 इंच की टीवी खरीदने की हिदायत। एक टीवी खरीदने पर 60,000 रुपया किया जाएगा खर्च। 22,500 रुपए का इन्वर्टर खरीदने की सहूलत। 7,500 के पेन ड्राइव खरीदने की दी गई है सहूलत। USB केबल, स्पीकर और कई दीगर चीजें भी खरीदने का है इंतजाम। लेकिन स्मार्ट क्लास के लिए अक़लियती स्कूलों को ये सहूलत नहीं दी गई है, जबकि रियासत के 3106 स्कूलों को इस स्कीम में किया गया है शामिल। फी स्कूल 90,000 हुकूमत करा रही है मुहैया। 3 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी स्मार्ट क्लासेस के लिए खरीदेगी सामान। वज़ीर आला नीतीश कुमार खुद 15 अगस्त को कर सकते हैं इसका इफ्तिताह। पटना के 254 स्कूलों में शुरू की जा रही हैं स्मार्ट क्लासेस। पटना के स्कूलों को 31 जुलाई तक तमाम चीजें खरीदने का हुक्म। हुकूमत के इस कदम पर अपोजिशन भी सख्त बरहम है। आरजेडी के मुताबिक अक़लियती तलबा को हुकूमत
जदीद सहूलत देने का सिर्फ नारा लगाती है और जब काम का वक्त आता है तो अक़लियतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वहीं बरसर इक़्तिदार पार्टी हुकूमत का बचाव कर रही है। जेडीयू लीडर मोहम्मद अजीम का कहना है कि हुकूमत अक़लियतों के फलाही कामों के मामले में बेहद संजीदा है। 3100 स्कूल में एक भी अल्पसंख्यक स्कूल न होना इस बात को दर्शाता है कि सरकार दिखावे के लिए क्या कर रही है, असल में क्या कर रही है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात तो सरकार करती है, लेकिन धरातल पर जो योजनाएं हैं जिससे अल्पसंख्यक बच्चों को भी शिक्षा में, उनको भी हाईटेक शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार को चिंता नहीं है। स्मार्ट मेक के जरिए आपको नहीं दिया गया, अलग बात है, लेकिन आपको आज़ादी तो इतनी दे दी गई है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं और आज़ादी के साथ हासिल कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक हासिल कर सकते हैं, उर्दू मीडियम से हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए एक इंस्टेंस लेकर के ये कहिए कि अक़लियतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही है। जबकि बिहार में महज 72 अक़लियती स्कूलों की तादाद है। 1 लाख से ज्यादा तलबा अक़लियती स्कूलों में ज़ेर तालीम भी हैं और बेहतर रिजल्ट देने में अक़लियती स्कूलों का ही नाम सबसे ऊपर आता है। तो फिर क्यों अक़लियती स्कूल हाशिए पर है? सवाल यह है कि नीतीश कुमार का इंसाफ के साथ तरक्की का नारा सही है या अब बेमायने होकर रह गया है? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।